नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्चार्ज का सीक्वेंस चल रहा है, तो आज एक और नया केस डिस्चार्ज के ऊपर ही लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने ही डिस्चार्ज लिया 2017 में। ये केस जो है 376, 324 और 506 का था, इंडियन पेनल कोड का था। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आए तो टॉपिक। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम टॉपिक या जो भी वीडियो लेकर आते हैं आप तक सही समय पर पहुंच सके। जी हाँ, इन सब के अलावा आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी जो हैं इसका लाभ उठा सकें या आगे चल के उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है, केस जो है 2017 का ही है, 271/2017 PS साकेत, नई दिल्ली। ये केस जो है 376, 324 और 406 के तहत जो है दर्ज हुआ था। कहानी कुछ यूं थी कि एक व्यक्ति जो कि मैरिड था, पहले से 2 बच्चों का बाप था, अचानक से उसको, अचानक नहीं कह सकते, एक लड़की, उसके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी की रिलेटिव जो है साकेत में ही रहती थी वो, और बकायदा उनके छोटे बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। चूंकि मुलजिम जो था उस तथाकथित रूप से एक तांत्रिक का काम करता था, तो उसको कहा गया कि आप इसकी नज़र वगैरह उतारें या इसका नज़र वगैरह झाड़ दें या इसके कुछ ट्रीटमेंट कर दें या पूजा पाठ कर दें, जिससे कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मुलजिम जो था वो मुश्किल से उस समय 26-27 साल का था। लड़की जो है 20-22 साल की थी, 23 साल की, जिसने ये एलिगेशन लगाया। और लड़का जो है जमुना पार का रहने वाला था, लड़की यहाँ साउथ दिल्ली की रहने वाली थी। वो लड़का जो है इसके घर आना जाना शुरू हुआ, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार में पड़ गए और प्यार में पड़ने के बाद रिलेशन में चले गए। रिलेशन में जाने के बाद जब रिलेशन वगैरह बनने के बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, या लड़की ने फोर्स किया कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, फांसी लगा लूंगी, सुसाइड कर लूंगी। लड़के ने, चूंकि लड़के की सारी कंडीशन उसको पता थी, क्योंकि उसकी जो बुआ थी लड़की की, अब वो एक्यूज की पड़ोस में थी, रहती थी, तो वहां आना जाना होता था, तो उसको सब कुछ ये नॉलेज में था। लेकिन फिर भी वो अपना घर छोड़कर लड़के के पास चली जाती है। जाने के बाद लड़का जो है अलग एक कमरा लेता है, उसको बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है, और करने के बाद उसको उस कमरे में लेकर रहता है। घर में जो ससुराल था, लड़के का जो अपना घर था, वहाँ उसकी पहली पत्नी, 2 बच्चे, माँ बाप सब रहते थे। तो चूंकि इस शादी को उसके माँ बाप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लड़की के माँ बाप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, तो लड़का कहीं और किराए पर रखकर उस लड़की को लेकर चला जाता है किराए के मकान में, और वहाँ रहने लगते हैं। लड़का अपना उधर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और इस पत्नी को भी ठीक से रखता है और सारी चीज़ें करता है। सडनली क्या होता है, पत्नी जो है, पहली पत्नी जो है, वो पति को बार बार पूछती है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे, आप आइए। जिसके बाद पति जो है अपनी पहले पत्नी के पास बीच में आना जाना शुरू करता है, जिसकी वजह से इस लड़की को ईर्ष्या होती है और ये कहती है कि नहीं, आप उसको छोड़ दें, जबकि ये पहले ही इनमें तय हो गया था कि मैं अपनी पहली पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें भी रखूंगा और उसको भी रखूंगा। लेकिन फिर भी लड़की जो है जिद करना शुरू कर देती है, और लड़का जब जाता है अपने घर पहली पत्नी के पास, तो लड़की जो है उसके घर पहुंच जाती है, वहां गाली गलौज होती है, मारपीट हो जाती है। होने के बाद लड़की वापस अपने मायके यानी अपने घर चली आती है, माँ बाप के पास, और यहाँ आके साकेत थाने में एक FIR रजिस्टर करवाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि मुझे ये पता नहीं था कि वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं, उसने मुझे बरगलाया, झूठ बोला और झूठ बोल के मुझसे शादी की और मुझे ले गया, और ले जाने के बाद शादी के पहले ही मुझसे जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और ले जाने के बाद वहाँ मुझे ब्लेड से काटा गया, मेरे थाइस पे, मेरे हाथ के कलाई पे, इन पे ब्लेड मारे गए और मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। और इवन मैं जो भी पैसे अपने घर से लेकर गई थी, 2 लाख रुपए कैश लेकर गई थी, ज्वेलरीज लेकर गई थी, वो सारा मुलजिम ने जो है रख लिया और बेच दिया, और उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया, ऐसा एलिगेशंस आए। जिसके बाद FIR दर्ज हुई। FIR जो दर्ज हुई वो 1/6/2017 को दर्ज हुआ साकेत थाने में, 271/2017। आज की डेट में जो मुलजिम है वो रेसलिंग में है, और ही इज़ अ वेरी नाइस रेसलर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसलर है।
जो इंडिया का रेसलिंग टीम है उसमें वो प्ले कर रहा है और खेल रहा है, और कई सारे बेल्ट्स और कई सारे इनाम भी उसने जीत लिए हैं आज की डेट में। अक्सर मेरे कॉन्टैक्ट में अभी भी है, वो बात होती रहती है कभी कभी। तो इस केस के बारे में बताऊंगा। इस केस में एक अच्छी बात ये थी कि शादी के बाद लड़के और लड़की ने एक प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन की जो एक 227 के तहत जो है एक रिट हाई कोर्ट के समक्ष पेश की थी कि मुझे, लड़की ने कहा था कि मुझे मेरे घर वालों से जान का खतरा है और मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर वालों से सुरक्षा प्रदान कीजिए। उस समय लड़की के फादर ने एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था जिसमें ये कहा था कि मुलजिम जो है पहले से शादीशुदा है। उस समय जज साहब ने ये कहा कि मैं इस चीज को डिसाइड करने यहाँ नहीं बैठा हूं कि वो शादीशुदा है या नहीं है, मैं यहाँ इस चीज के लिए बैठा हूं कि इस लड़की को प्रोटेक्शन दिया जाए, आप लोग इसको तंग नहीं करेंगे या किसी तरह से भी इंटरफेयर इसकी मैरिड लाइफ में नहीं करेंगे। और ये कहते हुए जस्टिस, नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने जो है ये प्रोटेक्शन लड़की को ग्रांट कर दिया था। अब जब केस ये आया, ये एफआईआर जब दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, फाइल होने के बाद बेल तो मैंने खैर 20 दिन के अंदर करवा ली थी, 15-20 दिन में बेल हो गई थी लड़के की। 376 और 324 406 का मुकदमा था, बेल हो गई थी। होने के बाद में जब ट्रायल की बारी आई तो मैंने केस को बहुत अच्छे से, मेरी एक आदत रही है कि जो भी केस मेरे पास आते हैं मैं बहुत अच्छे से उनको स्टडी करता हूं और उनकी बारीकियों को समझता हूं और उन पर फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। ठीक इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब ये केस मेरे पास आया तो पूरी चार्जशीट मैंने ढंग से पढ़ी और ढंग से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये डिस्चार्ज का केस बन सकता है और बाकायदा मैंने इसमें 227 की एक एप्लीकेशन जो है सेशन कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट के समक्ष जो है, उस समय जज हुआ करती थी ईला रावत जी, इनके सामने मैंने ये 227 की एप्लीकेशन जो है मूव कर दी। मूव करने के बाद जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो उस समय एक वकील साहब यहीं कोर्ट में ही हैं, उनका नाम मिस्टर झा है, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, नहीं रिवील करूंगा क्योंकि शायद उनको बुरा लग जाए। थोड़े से पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन पॉलिटिक्स क्या नहीं करवा दे, तो आजकल थोड़ी सी बात उत नहीं होती है उनसे, तो कहीं बुरा ना लग जाए। बट ही tried to manipulate many things on the behalf of victim in the court। लेकिन 227 की जब एप्लीकेशन डाली मैंने, 376 की एप्लीकेशन डाली, उसमें बाकायदा मैंने कंजेंट प्रूव किया और साथ ही साथ जो लड़की ने ये कहा था कि मुझे पता नहीं था कि द बॉय इज अ मैरिड, और उसके बाद जब मैंने ये हाई कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें प्रोटेक्शन मिली थी, उस जजमेंट को मैंने कोर्ट के समक्ष रखा और ये दिखाया कि हाई कोर्ट में बाकायदा ये बात उठ चुकी है और उसके बाद भी लड़की उसके साथ 6 महीने रह के आई है, और जबकि लड़की ने बताया था कि रिसेंटली मुझे पता चला है 10 दिन पहले कि वो मैरिड है, और बाकायदा वो जो जजमेंट था हाई कोर्ट का वो 6 महीने पहले का था। तो उस जजमेंट को मैंने दिखाया और उस पर जब चर्चा हुई या डिस्कशन हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ कह सकते हैं, तो बाकायदा सेशंस कोर्ट ने उस चीज को तवज्जुह देते हुए और उस चीज को मानते हुए लड़के को जो है डिस्चार्ज किया कि 376 में बाकायदा इन लोगों का कंसेंट था। दोनों, लड़की चूंकि मेजर थी और सारी चीजें जानती थी पहले से, और इसने कंसेंट दिया कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, और जबरदस्ती की इसने, और बाकायदा सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से जो है लड़की उसके पास गई या ये दोनों में आपसी संबंध बना। इसको मानते हुए जो है जज साहब ने जो है ईला रावत जी ने, जो एडिशनल सेशन जज थी, उन्होंने जो है इस केस में मुझे डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद बाकायदा इसमें कुछ जजमेंट्स के रेफरेंसेस आए जिसको मैं एक बार आपके सामने रखूंगा, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ला कुमार सामल 1979 3 SSC 4 द पैरामीटर्स एज अंडर 227 के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस स्टेज पे किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें एक जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था मेरे द्वारा, निरंजन सिंह कर्मा सिंह पंजाबी ETC वर्सेस जितेंद्रा भीमराज विजया एंड अदर्स ETC रिपोर्टेड इन 1990 4 SSC 76। इसमें भी जो है बाकायदा 227 एंड 228 के बारे में डिस्क्राइब किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें सारी चीजें ब्रीफ में एलोबरेट की गई थी, तो इस जजमेंट को भी लिया गया। और इन सब के अलावा जो
जजमेंट दिया गया मेरे उसमें, वो बकायदा जज साहब ने ये फाइंडिंग पाई कि नो प्राइमा फेसी केस फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 376 आईपीसी इज मेड आउट अगेंस्ट द accused मिस्टर X6 कुमार एंड ही इज डिस्चार्ज qua सेक्शन 376 आईपीसी। डिस्चार्ज हो गया जी। डिस्चार्ज होने के बाद में 406 और 324 के लिए बकायदा इस केस को MM ट्रायल में भेज दिया गया कि वहां ये केस जो है 406 और 324 के लिए चलेगा। जब इसमें चार्ज लगा, चार्ज लगने के बाद में जब प्रोसिक्यूटर्स आने के बाद में जब क्रॉस उसका होना शुरू हुआ तो बकायदा प्रोसिक्यूटर्स ने ये बातें कही कि मेरे को ब्लेड से मारा गया और सारी चीज़ें की गई। लेकिन जब मेरा क्रॉस करने की बारी है, मैंने क्रॉस जब किया उस लड़की को, तो क्रॉस में बकायदा ये बात सामने आ गई कि लड़की ने उसके काटने के लिए या जो उसके हाथ पर या पैरों पर निशान थे वो ओल्ड थे, वो इस ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स नहीं हुए। और बकायदा ये बात सामने आ गई कि अगर किए भी गए थे तो उसने कोई शोर मचाया नहीं और ना ही कोई मेडिकल करवाया, जबकि उसके हाथ और जांघों पर जो निशान थे ब्लेड से कटने के वो बहुत गहरे थे। तो ये आजकल के बच्चे जो आशिकी में पड़े हुए होते हैं वो क्या करते हैं, हाथ काटना ये शौक है, इधर ब्लेड मारना उधर ब्लेड मारना ये बड़ा शौक की बात हो गई है उनके लिए और बड़े जुनून में ये सब चीज़ें करते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन बाई देम और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अंततः 324 यहाँ से ख़त्म हुआ और 406 के लिए लड़की ने ये कहा कि मैं 2 लाख रुपए कैश लेकर गई थी, ज्वेलरीज लेकर गई थी। चूँकि वो 2017 में गई थी, जनवरी फरवरी की बात है ये, तो मैंने जब उससे क्रॉस क्वेश्चन किया तो उसने कहा जी मैं 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट लेकर गई थी, जबकि आपको याद होगा कि नवंबर में ही 1000 रुपए का नोट बंद हो चुका था। और बकायदा जब ज्वेलरी की बात हुई तो ज्वेलरी के लिए उसने कोई भी ऐसा मेडिकल प्रूफ, कोई भी ऐसा बिल, ज्वेलरी का बिल जो है नहीं दे पाई वो। इन सब के अलावा उसके भाई का कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा था ये भी वो प्रूफ नहीं कर पाई, ना ही वो किसी तरह का कोई सबूत दे पाई। इवन जब डॉक्टर साहब की गवाही की गई तो डॉक्टर साहब ने कंफर्म कर दिया कि ये जो जख्म हैं ये अभी के नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, आज से 6-7 साल पहले पुराने हैं, बल्कि अभी के नहीं हैं। तो उन चीज़ों का बेनिफिट मिलके मुझे 324 और 506 से भी बरी किया गया, इक्विटल किया गया। मैं ये जजमेंट आपको फिर से बता देता हूँ। ये जजमेंट जो है स्टेट वर्सेस सुधीर कुमार के नाम से है और 271/2017 FIR नंबर है, साकेत थाने का है। सेक्शंस जो थे 376, 324 और 506 के थे। ये केस भी जो है डिस्चार्ज करवाया गया था मेरे द्वारा और उम्मीद है कि इस केस के कंटेंट से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर समझ में आया होगा तो, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।